नाजरीन आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। यौमे जमहूरिया से पहले सवाल यही उठ रहा है कि आखिर यौमे जमहूरिया को लेकर जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, क्या उन जिम्मेदारियों पर हम खरे उतर रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि हम डेमोक्रेसी या अपनी जमहूरिया को मजबूत कैसे करें। जो ख्वाब हमारे आबा अजदाद ने देखा था, जो ख्वाब मुजाहिदीन आज़ादी ने देखा था, या दस्तूर और आइन को मुरत्तब करने वालों ने जो ख्वाब देखा था और जिस वजह से हमारा दस्तूर और आइन मुरत्तब किया गया, क्या उन मकासद पर हम खरे उतर रहे हैं और क्या जो ख्वाब हमारे आबा अजदाद ने देखे थे, क्या वो ख्वाब सच साबित हुए। सवाल ये उठता है कि इन 72 सालों में आज हम कहां पहुंचे हैं, 72 सालों में हम कहां पर खड़े हैं और क्या वाकई में जमहूरियत को लेकर हम अपनी जिम्मेदारियों को सही मानों में एक तरह से उन जिम्मेदारियों पर खरे उतरे हैं, वो जिम्मेदारियां अदा कर पा रहे हैं। आज इसी को हम डिबेट में समझने की कोशिश करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का तारुफ कर देता हूं। मेरे साथ के रहमान खान साहब, साबिक मरकजी वजीर हैं, वो मेरे साथ डिबेट में जुड़ चुके हैं। इनके अलावा फिरोज अहमद बख्त साहब जो कि चांसलर हैं मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ मेहमान और मेरे साथ आगे डिबेट में जुड़ेंगे। के रहमान खान साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है और फिरोज बख्त साहब, आपका भी न्यूज 18 उर्दू में बहुत इस्तकबाल है। के रहमान खान साहब, मैं सर आपसे ही शुरुआत करना चाहूंगा। सर, 72वां जश्न जमहूरिया हम लोग मना रहे हैं। इन 72 सालों में आपको क्या लग रहा है कि हम लोग कहां पहुंचे, हिंदुस्तान कहां तक पहुंचा है, कितनी तरक्की हुई है मुल्क इन 72 सालों में? मुल्क के तमाम शहरियों को 72वें यौम जमहूरिया की मुबारकबाद पेश करता हूँ। हम 72वां यौम जमहूरिया मनाने जा रहे हैं जी। इसी दिन मुल्क को अवाम ने एक आइन दिया था और आइन ही हर शहरी की एक ताकत है और पहचान है। बिल्कुल। आज 72 साल के बाद ऐसा नजर आ रहा है जो ख्वाब इस मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन के मेमारों ने देखा था और इस मुल्क के अवाम ने देखा था, वो कहीं डगमगाता हुआ नजर आ रहा है। आइन ही हर शहरी की एक पहचान है और हर शहरी के हुकूक आइन ही से मिलते हैं और उसकी जिम्मेदारियां ही भी आइन तय करता है। मगर आज शहरी की पहचान उसका आइन नहीं है, उसका मजहब है। और कहीं ना कहीं ये खतरा नजर आ रहा है कि क्या हम जो हमारे आइनी जिम्मेदारियां हैं और हुकूमतें जो आइन के हिसाब से चलना है, क्या वो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, इसका जायजा लेना जरूरी हो गया है। आज जब हम आज के हालात पर नजर डालते हैं जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारी जमहूरियत खतरे में है और ऐसा लग रहा है कि 1930 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में यह खदशा जाहिर किया था कि अगर हिंदुस्तान आजाद होगा तो वहां मेजॉरिटी की हुकूमत होगी और वो मेजॉरिटी हिंदू मेजॉरिटी होगी और वो हिंदू मेजॉरिटी ऑर्थोडॉक्स हिंदूज की होगी। तो इसलिए उस वक्त उन्होंने डिमांड किया था जी कि आइन ऐसा बने जिसमें हर शहरी के हुकूक का तहफ्फुज हो। और उन्होंने एक ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन भी दिया था 1946 में, एक मेमोरेंडम के जरिए से पेश किया था। मगर बदकिस्मती से उन बहुत से चीजें जिन्होंने तहफ्फुज के लिए, अक़लियतों के तहफ्फुज के लिए पेश किया था, उसको कॉन्स्टिट्यूशन ने मंजूर नहीं किया। मगर आज जो हमारा आइन है वो भी हमारा एक आइन हमारे लिए एक ताकत है, मगर वो उसको मजबूत करना है। और ऐसा लग रहा है कि मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट जो होते हैं वो
कॉन्स्टिट्यूशन की कोई परवाह नहीं करते। उनको अगर पार्लियामेंट या असेंबली में मेजॉरिटी हो तो वही एक उनका मैंडेट है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशन। जो हल्फ लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे, उनके कुल इसके लिए कोई मतलब ही नहीं होता। तो आज वो दिन आ गया है जो आज हिंदुस्तान में हो रहा है। हिंदुस्तान की मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट की जो कानून बन रहे हैं, कानून की जो और जिस तरह से हुकूमत चला रहे हैं, जिस तरह हर शहरी की शहरियत को, नेशनलिज्म को क्वेश्चन किया जा रहा है। और ये भगवत साहब ने यहां तक कह दिया कि हिंदू ही नेशनलिस्ट होता है, क्योंकि जमीन की पूजा करता है, मातृभूमि की पूजा करता है, वही एक नेशनल होता है। दूसरों की नेशनलिटी को हम क्वेश्चन करेंगे। तो आज हम इस दौर में हैं, तो इसलिए आज बिल्कुल जाहिर सी बात खतरे में है, कि इसमें कोई राय नहीं है। ये सवाल उठ रहा है कि डेमोक्रेसी को जरूरी या जमहूरियत को मजबूत आखिर कैसे किया जाए। और ये दिन जो मनाया जाता है, क्या वाकई में जो हमारे आबा व अजदाद ने इस दिन की शुरुआत की, या इस दिन जो इतना अहम आइन और दस्तूर दिया, क्या उसकी हिफाजत हम कर पा रहे हैं? मैं इसी सवाल के साथ फिरोज अहमद बख्श साहब आपके पास आना चाहूंगा। फिरोज साहब, जो बातें यहां पर के रहमान खान साहब कह रहे थे, क्या उन बातों से आप भी मुत्तफिक हैं कि हमारा आइन और दस्तूर डगमगा रहा है और कहीं ना कहीं खतरा पैदा हो गया है मुल्क के आइन के लिए? हाँ जी, देखा ऐसा है अबू हुरैरा साहब कि ये मैं इनकी बात सुन रहा था, बहुत मुअज़्ज़िज़ शख्सियत हैं और जो कांग्रेस सरकार है उसमें ये माइनॉरिटी के कैबिनेट मिनिस्टर भी रह चुके हैं, के रहमान खान साहब। मैं बड़े गौर से उनकी बातें सुन रहा था। देखिए, 2-3 चीजें उन्होंने कही। उन्होंने ये कही कि 70 साल से 71वां हमारा जो है रिपब्लिक डे है, और अब ऐसा महसूस हो रहा है 71 साल के बाद कि जैसे कानून खतरे में है। देखिए, विद ड्यू रिगार्ड्स टू हिम, मैं उनकी इस बात से बिल्कुल भी मुत्तफिक नहीं हूं। उनका ये कहना कि कानून खतरे में है और मजहब की बुनियाद पर जो है यहाँ पर फैसले होते हैं और मजहब इम्पोर्टेंट हो गया है और जो फर्द वाहिद है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, अपने आप में इस बात की निशानदही करता है कि जिस आजादी से वो इस बात को कह रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि ना तो किसी की आजादी खतरे में है, ना ही कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है, और ना ही कोई और यहाँ पे प्रॉब्लम है। अगर हाँ, ये बात के रहमान साहब चीन में कहते, रशिया में कहते, सऊदी अरब में कहते और हत्ता के पाकिस्तान में भी कहते, तो उनको बड़ी परेशानी हो सकती थी। देखिए, मैं एक बात कहूं, ये जो मुल्क है, ये अब इसको 70-71 साल हो गए, इतने साल से अब ये जो परेशानियां आ रही हैं, मेरा ख्याल ये कि के रहमान साहब का मकसद ये था कि जो मुल्क है 60-65 साल तो बहुत अच्छा चला, क्योंकि कांग्रेस के अंडर चला था, कांग्रेस सरकार चला रही थी। लेकिन पिछले जो 6 साल हैं उसमें सब ये सारे शुकूक व शुबहात उन्होंने जाहिर किए। मैं समझता हूं कि ये जो शुकूक व शुबहात थे, ये पिछले 60-65 साल में बहुत ज्यादा जो है लोगों को इनसे नुकसान पहुंचा। लेकिन अब अच्छा, एक बात मैं और कहना चाहूंगा, जब आप मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटीज थे तो आपने माइनॉरिटीज को हमेशा कोशिश ये की कि उनके हाथ में भीख का कशकोल, भीख का प्याला थमा दिया जाए कि भाई इतने % उतने %। वो हो नहीं पाया, ठीक है। आपके बाद एक और आपके दोस्त जो है माइनॉरिटीज मिनिस्टर बने, कि सलमान खुर्शीद साहब, वो भी नहीं कर पाए। देखिए, मुसलमानों के हाथ में भीख का प्याला ना दीजिए रिजर्वेशन का, मुसलमानों से कहिए आगे बढ़िए, पढ़िए और अपने बाजुओं में ताकत लेके आइए, ताकि आप जो है आगे बढ़कर और मुल्क को मिल्लत की खिदमत कर सके। ये जो रिजर्वेशन का जो आपने सिलसिला चलाया था, मेरे ख्याल से इससे बहुत ज्यादा नुकसान मुसलमानों को पहुंच रहा है। आप कहते हैं कि मुसलमान पिछड़ा हुआ है, उसका दाखिला नहीं होता, उसकी वजह यह है कि पिछले 60 साल में जो गड्ढे खोद दिए हैं कांग्रेस सरकार ने, खास तौर से माइनॉरिटीज के लिए, मुसलमानों के लिए, उनको बतौर वोट बैंक तो इस्तेमाल किया कांग्रेस ने, लेकिन उनके लिए उनके मोहल्लों में क्या किया? ना अच्छे स्कूल खोले, ना अच्छी डिस्पेंसरीज खोली, ना अच्छे हॉस्पिटल खोले, ना अच्छे खेल के मैदान खोले, और उनके मोहल्लों में आपने क्या किया? थाने और पुलिस चौकियां खोल दी। तो देखिए, ये 60-65 साल के जो गड्ढे हैं, जो खड्डे हैं, ये इनको भरने में वक्त लगेगा। पिछले 6 साल में अंडर द गवर्नमेंट ऑफ नरेंद्र मोदी साहब और जो उनकी टीम है, होम मिनिस्टर हैं अमित शाह साहब, मैं समझता हूं बखूबी कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेके चल रहे हैं। और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने एक मरतबा अपनी
किताब में जो बात लिखी थी वही उसी बात को थोड़ा सा मोल्ड करके प्राइम मिनिस्टर मोदी आज के दौर में कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका यकीन यानी विश्वास लेके मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैं समझता हूं कि जिन शुकूक व शुबहात और खतरात का इन्होंने जो खदशा जाहिर किया है हमारे अजीज दोस्त, बहुत मोहतरम दोस्त के रहमान खान साहब ने, मैं समझता हूं दीज आर अनफाउंडेड, दीज आर बेसलेस, ऐसा कुछ नहीं है। और आज के दौर में हिंदुस्तान विश्व गुरु बनने जा रहा है। हिंदुस्तान ने 2 वैक्सीन डेवलप कर ली। खेल के मैदान में सुनिए, खेल के मैदान में ऑस्ट्रेलिया को हराकर हिंदुस्तान ने साबित कर दिया है कि क्रिकेट का वो शहंशाह है। तो अब हिंदुस्तान की नई सेंचुरी, विश्व गुरु की, लीडर ऑफ द वर्ल्ड जो इसकी इनिंग्स है, हिंदुस्तान वो खेलने जा रहा है हर मैदान में, चाहे वो मेडिसिन हो, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो पढ़ने लिखने का, कंप्यूटर का मैदान हो। के रहमान खान साहब, जो बातें यहां पर फिरोज बख्त साहब कह रहे थे इनका तो जवाब आप दीजिएगा, लेकिन सवाल यह पैदा होता है जिस सियासत की बात आप कर रहे थे और जिस सियासत की बात फिरोज साहब कर रहे हैं, क्या वाकई में मुल्क की जो सियासत का तरीका है उससे भी जमहूरियत को नुकसान पहुंचा है? कि कांग्रेस आई तो अपने हिसाब से उसने सियासत की, बीजेपी आई तो उसने अपने हिसाब से सियासत की। हेलो जी सर। हेलो जी के रहमान खान साहब, आपकी आवाज आ रही है मुझ तक? मुझे सुन पा रहे हैं सर आप? हेलो जी 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 अब मुझे आ रही है जी, अब मैं सुन पा रहा हूँ जी। सर मेरा सवाल यह था मैं कि इसका जवाब दूं? जी सर आपकी आवाज आ रही। मेरा सवाल यह था कि फिरोज बख्त साहब ने जो चीजें कही, क्या वाकई में हमारी जमहूरियत को खतरा हमारी सियासत के तरीके से भी है कि कांग्रेस आती है वो अपने तरीके से सियासत करती है और बीजेपी आती है वो अपने तरीके से? क्या इससे भी नुकसान हुआ डेमोक्रेसी को? देखिए अबू हुरैरा साहब जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा था। जी सर। आज जो मौजू है आइन और कॉन्स्टिट्यूशन है, ना कि हुकूमत के। मैंने कहीं भी कांग्रेस और बीजेपी का जिक्र नहीं किया जी, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन का जिक्र किया। मैं फिरोज बख्त साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, एक बहुत पढ़े लिखे शख्स हैं। मैं क्या कांग्रेस गवर्नमेंट सही की या बीजेपी, नरेंद्र मोदी अच्छा कर रहे हैं, इसके ऊपर मेरी बहस का सब्जेक्ट ही नहीं था जी। मेरे सब्जेक्ट था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत से तब्दीलियां ला रहे हैं। नो लेस ए पर्सन दैन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर हु इज द फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैं उनका जिक्र कर रहा था जो 1930 में वो खदशा जाहिर किए हैं। वो आज कहीं ना कहीं, क्या कांग्रेस से कमजोरी हो या बीजेपी से कमजोरी हो, कॉन्स्टिट्यूशन की में कहीं पहले बीजेपी जब अटल वाजपेयी जी आए तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू कमीशन बिठाया कि कॉन्स्टिट्यूशन की रिव्यू करने की जरूरत है, उन्होंने कमीशन बिठाया। मैं आज कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहा हूं। कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाने जा रहे हैं हम, यौम जमहूरिया मनाने जा रहे हैं। एक हम इससे बाला ऊपर उठ के कांग्रेस, मोदी और इनके ऊपर जाके आज हमारा आइन बहुत ही अहम है। आइन में जो कमियां जो हुई हैं और जो अब मैं कांग्रेस को भी यहाँ ये किया कि जो डॉक्टर अंबेडकर ने ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन दिया था वो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने उसको तरमीम कर दी। तब कॉन्स्टिट्यूशन में जाहिर है कि कांग्रेस ही मेजॉरिटी थी, तो उन्होंने भी उनकी बात को नहीं माना और उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस से भी गलती हुई कॉन्स्टिट्यूशन बनने के तहत। तो यहां कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। मैं अब अगर बहस माइनॉरिटी अफेयर्स की होती या माइनॉरिटी कांग्रेस की होती या रिजर्वेशन की होती तो मैं उस वक्त पर मैं जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रखना था मैं उनके सामने रखता था। आज आइन में कहीं ना कहीं ये मेरी एक का ओपिनियन नहीं है, ये तो हर इंटेलेक्चुअल कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन खतरे में है। क्या वो सब गलत है? सिर्फ यह है कि आज देखिए हमारे CAA, NPR अब यहां मजहब की बिना पर इम्तियाज किया जा रहा है। और मैं बयान बता रहा हूं कि 8 दिन पहले RSS के जो सरबराह हैं जो मोहन भागवत, उन्होंने कहा है कि हिंदू नेशनलिस्ट होता है, नेशनलिज्म हिंदू का धर्म है और दूसरे वो उसमें
वो सही नहीं उतर सकते, इसकी बात कर रहा था। ना कि मैं अलग ना मैं हमारे कांग्रेस गवर्नमेंट में माइनॉरिटी अफेयर्स में क्या हुआ, रिजर्वेशन क्या हुआ, और गड्ढे खोदने की मैं बात ही नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे साथ एक और खास मेहमान सैयद जफर महमूद साहब, जो कि सदर हैं ज़कात फाउंडेशन ऑफ इंडिया के, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जफर महमूद साहब, सर आप तक मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस्तकबाल है आपका। जफर महमूद साहब, इन 70 सालों में, क्योंकि मुल्क जश्न जमहूरिया मना रहा है, इन 70 सालों में आपको लग रहा है कि हिंदुस्तान कहां पहुंचा? जिस मकसद के लिए मुल्क के मुजाहिदीन आज़ादी ने कुर्बानियां दी थी, जिस मकसद के लिए मुल्क का आइन और जो दस्तूर था मुरतब किया गया था, क्या उस मकसद को हम हासिल कर पाए इतने सालों में? जी, आपका सवाल जो है बहुत वाजिब है, ख़ास तौर से यौम जमहूरिया कल है, उसकी वजह से, उसके ताल्लुक़ से। तो ऐसा तो खैर आप नहीं कहा जा सकता कि हर फ्रंट के ऊपर पूरा मुल्क फेल है, ऐसा नहीं है। ऐसा है कि अभी 70 साल से ज़्यादा हो गए, तो अब यानी कि शुरू से तमाम शोबे जात में तरक्याती कार्रवाई होती रही है, और उसकी वजह से जैसा 1947 में मुल्क मिला था, 1950 में हमें जैसा मुल्क मिला था, उसके मुकाबले में तो जाहिर है बहुत बेहतर है, हर तरह से, हर एतबार से बेहतर है। लेकिन ये कि जो सियासी रंग हैं वो बदलते रहते हैं, और आप जानते हैं कि अंग्रेज़ी की कहावत है कि पॉलिटिक्स इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग एंड रिटेनिंग पावर। तो उसकी वजह, उसको यानी कि अपनी सियासी अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए अगर कोई सियासी जमात या कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो बुनियादी कदरें हैं हमारे दस्तूर की, उसके साथ कुछ खिलवाड़ किया जा सकता है, तो वो उनको अवाम मुल्क के जो है अच्छी तरह से समझ लेंगे। देर सवेर की बात है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन ये कि हमें अगर ये सोचें, अगर ये सवाल ये है चूँकि आपका कि इतने साल हो गए 1950 से लेकर के अब तक जो है वो, तो फिर हम कि बुनियादी कदरों को मेंटेन कर सके कि नहीं कर सके, तो कदरों को हमने मेंटेन तो किया है, ऐसी बात तो नहीं कि हमने नहीं किया है, और तमाम शोबे में तरक्यात भी हुई। लेकिन ये कि इसको अंग्रेज़ी में का लफ्ज़ है एबरेशन, कहीं ना कहीं कभी न कभी जाकर के कोई एक एबरेशन होता है। वो एक अच्छी खासी गाड़ी चल रही है, वो पटरी से उतर गई और एक तरफ को जंगल में चल दी, लेकिन ये कि उसको संभाल करके सब वापस लाना ये अवाम का काम है, और अवाम जो है वो देर सवेर से अपना वो काम करते रहेंगे और कर रहे हैं। मुझे हिंदुस्तान के अपने बाकी अवाम से पूरी उम्मीद है और वो पूरा भरोसा है उसके ऊपर, और जो हमारे जमहूरी इदारे हैं उन पर भी भरोसा है। कुछ लोगों के भटक जाने से कोई पूरा मुल्क भटक जाएगा, मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई भी कोई सदाकत है, या ये कि इसमें कोई बहुत मजबूत कोई प्रेमिस है, ऐसा नहीं है। और हमें ये सोच करके चलना चाहिए, बस ये है कि ज़्यादातर लोगों को, जो ज़मीनी सतह के लोग हैं, जो सोचते हैं कि सियासत से हमारा कोई मतलब नहीं, सियासत को सोचते हैं वो अछूत चीज़ है, उन सबको ज़मीनी सतह के ऊपर तगो-दो करनी होगी, ताकि बिल्कुल सबको ये सोचना चाहिए कि डेमोक्रेसी को या जमहूरियत को मजबूत कैसे किया जाए, तभी हमारा आइन और जो दस्तूर है वो एक तरह से मजबूत होगा और उसमें पायदारी आएगी। बिल्कुल, मैं फिरोज बख्त साहब आपके पास आना चाहूंगा। फिरोज साहब, जाहिर सी बात है कि हम अपनी आवाज बुलंद कर पा रहे हैं, दूसरों तक अपनी आवाज पहुंचा पा रहे हैं, या कुछ हमें मांगना है तो उसके लिए अपनी आवाज और एहतिजाज कर पा रहे हैं, यह भी एक मजबूत जमहूरियत की निशानी है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि पिछले दिनों हमने देखा CAA को लेकर लगातार कई महीने तक प्रोटेस्ट और एहतिजाज होते रहे। अब हम देख रहे हैं कि किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रोटेस्ट और एहतिजाज कर रहे हैं। तो जमहूरियत के लिए ये इस तरह के एहतिजाज क्या माने रखते हैं? हाँ, देखिए अबू हुरैरा साहब, आपने रोजमर्रा की जो सियासत आजकल चल रही है उससे जुड़ा हुआ जो ये सवाल पूछा है, बहुत ही
मैं समझता हूं टाइमली और टॉपिकल है। देखिए, एहतजाज किसी भी डेमोक्रेटिक सिस्टम का जो है राइट है, हक है। आपका भी राइट है, मेरा भी राइट है। और हमारे जो दोस्त बोल रहे थे के रहमान खान साहब, और हमारे जो दूसरे दोस्त बोल रहे थे खालिद साहब, महमूद साहब, तो उनका भी ये डेमोक्रेटिक राइट है, सबका राइट है। बिल्कुल। अब देखिए, एहतजाज का एक सिलसिला होता है, एक सिस्टम होता है। मान लीजिए अगर मुझे एहतजाज करना है किसी चीज के बारे में, तो मुझे एहतजाज इस तरह से करना चाहिए अबू हुरैरा साहब कि मेरा जो राइट है वो तो मैं फॉलो करूंगा। हुकूमत से सवाल पूछूंगा कि व्हाई इज दिस नॉट हैपनिंग एंड व्हाई इज दैट हैपनिंग। लेकिन मैं बिल्कुल भी, मेरा ये हक नहीं है कि अपने एहतजाज के लिए, अपने प्रोटेस्ट के लिए मैं दूसरे के हक को सल्व करूं या उसकी हक तलफी करूं। जैसा कि हमने देखा पिछले साल, मैं कहना चाहूंगा कि शाहीन बाग में एक सड़क को कई महीने तक, मेरे ख्याल से 3 महीने से ज्यादा तक उसको ब्लॉक कर दिया गया। ठीक है, चलिए ठीक है, आपने अपना एहतजाज कर लिया, वहां खवातीन बैठी थी, उनको भी उनकी बड़ी हम इज्जत और एहतराम से उनके एहतजाज को हम देखते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना था कि जो लोग उनके पीछे थे, क्या मुनासिब था कि उन्होंने खवातीन को आगे करके और खुद घर में बैठकर इस तरह से जो है तमाम, ठीक है, ये एक अलग बहस है फिरोज साहब, ये एक अलग बहस है। लेकिन मेरा सवाल ये था कि इस तरह की नौबत आखिर क्यों आ रही है, और ये मुल्क के लिए क्या खतरनाक नहीं है? मुल्क की सलामती के लिए ये खतरनाक नहीं कि इस तरह के प्रोटेस्ट बार बार होना? आ रहा हूं ना मैं, किसानों, सुनिए जी, सुनिए, मैं किसानों के ऊपर आ रहा हूं। चलिए, मैं असल जो मुद्दा किसानों का छेड़ा तो बहुत जरूरी है, मुझे सिर्फ 1 मिनट का वक्फा दे दीजिए, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। देखिए, किसानों का जो एहतजाज है बिल्कुल ठीक है, दे हैव द राइट टू प्रोटेस्ट। लेकिन ये देखना पड़ेगा कि जो कवानीन अभी लागू नहीं हुए हैं, अभी किताबों में हैं, आपने उनको परखा नहीं, देखा नहीं, किसी ने आपको भड़का दिया, भटका दिया, वरगला दिया, आपको ऑफ ट्रैक कर दिया, आप उस रास्ते पे चल पड़े। और ये ठीक है, किसान हमारे देखिए अन्नदाता है, बड़ी इज्जत हम जैसे फौजी की करते हैं, जैसे उसी तरह से हम किसान की बेतहाशा इज्जत करते हैं। किसानों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर किसानों को कोई बहका दे और उसके बहकावे में आ जाए, तो ये सरकार का भी हक बनता है, हमारा और आपका मीडिया का भी हक बनता है कि उनको हम बताएं कि देखिए, पिछले दिनों ये भी हुआ कि वो लोग जो सरकार के खिलाफ जहर उगलते रहे, किसानों की सफ में आके खड़े हो गए, खालिस्तान का भी नाम आया। तो ये सब नहीं होना चाहिए। मैं समझता हूँ किसानों का कोई मतलब नहीं है खालिस्तानियों से या किसी इस तरह के जो नेगेटिविटी और जहर उगलने वाले लोग हैं हिंदुस्तान के खिलाफ, उनका इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए, जमहूरियत में एहतजाज होते हैं, अपनी मांगों के लिए आवाज बुलंद की जाती है, किसानों को चाहिए, सलामत है। लेकिन ये एहतजाज लंबे वक्त तक चलते रहे, 2-2, 3-3 महीने और तवील मुद्दत तक चलते रहे, ये भी जमहूरियत के लिए सही नहीं है। मैं जफर महमूद साहब, इसी पर आपका भी रिएक्शन लेना चाहूंगा। क्या वाकई में जो एहतजाज मुल्क में पिछले 1 साल में हम देख रहे हैं, ये जमहूरियत के लिए कैसे हैं, कैसी अलामत है जमहूरियत के लिए? ये कोई नई बात थोड़ी है अबू रहरा साहब। देखिए, 2012 और 13 की बात है, जब वो बच्ची के साथ गलत बात हुई थी बस के अंदर, तो बहुत मुल्कगीर एहतजाजात हुए थे, बहुत बड़े बड़े। इससे भी एहतजाज जो अभी आजकल हो रहे हैं एहतजाज, पिछले साल 1.5 साल के अंदर जो एहतजाज हुए उससे बहुत बड़े एहतजाज हुए थे। उसके बाद वो अन्ना का जो एहतजाज हुआ था वो भी इससे बहुत बड़ा था। तो ये कोई ऐसी खास चीज़ थोड़ी, ये थोड़ी कि पहली बार मुल्क में ऐसा हो रहा है। बस ये है कि कभी कोई ग्रुप सियासी ग्रुप जो है बरसर इक़्तिदार होता है, कभी कोई दूसरा होता है। बात तो एक ही है सारी। तो उसमें जो भी सियासी ग्रुप बरसर इक़्तिदार होता है, तो बाकी से लोग मिल कर के चाहते हैं कि एहतजाज हो। कुछ उसमें एहतजाज तो यकीनन जेन्युइन भी होता है, बिल्कुल सही बात है, और कुछ उसमें जोड़ भी जाती है बात। तो दोनों तरह बिल्कुल जफर साहब, जाहिर सी बात है कि सरकारें और सियासी पार्टियां आती जाती रहती, लेकिन अपने आइन को और दस्तूर को कैसे मजबूत किया जाए, ये क्या वाकई में एक बड़ा चैलेंज है? मेरे ख्याल में तो देखिए, ये जो कुछ आजकल हो रहा है, ये इससे आइन मजबूत हो रहा है। देखिए, ऐसा है, आइन क्या है कि जो 3 खित्ते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तहत जो है, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और लेजिस्लेचर, इन तीनों में आप एक दूसरे के लिए एक दूसरे के ऊपर किस तरह से ये नज़र रखें
और एक दूसरे को किस तरह से इनके अंदर सेटिंग आपस में कैसी हो ताकि मजबूती मिले, मुल्क को, जमहूरी निज़ाम को मजबूती मिले। तो वो चीज़ साफ देखने को मिल रही है। देखिए, जो उनको एहतजाज करना है वो अपना एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन जिनको लेजिस्लेचर में बैठ करके अपने कानून बनाना है वो अपना काम कर रहे हैं। एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रही है, उनसे बातचीत करना है, 7, 8, 9 दफ़ा बातचीत हो चुकी। जुडिशरी अपना काम कर रही है। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो एक ये चारों 3-4 तरफ से चौतरफा जो बातचीत जो ये चल रही है, जो सिलसिला जुम्बानी जिसको कहेंगे, ये चल रहा है, मुझे लगता है ये है कि हमारी जो दस्तूरी कदरें हैं वो इससे और ज्यादा मजबूत होंगी। इससे दस्तूरी निज़ाम को मजबूती मिलती है, जमहूरी निज़ाम को। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आइन और जो दस्तूर है उसकी बालादस्ती कैसे कायम हो, अगर ये चैलेंज है तो ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि किस तरह से इसकी बालादस्ती को कायम किया जाए, क्योंकि अगर आइन और दस्तूर मजबूत होगा तभी जो लोग हैं मुल्क के, उनके हुकूक एक तरह से मिल पाएंगे। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि आज के दिन कम से कम हम ये अहद करें कि मुल्क की जमहूरियत को किस तरह से मजबूत किया जाए, मुल्क के दस्तूर को और आइन को किस तरह से मजबूत किया जाए और उसे बचाया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए जफर महमूद साहब, फिरोज अहमद बख्श साहब और के रहमान खान साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।